एक छोटे से गांव में जयप्रकाश नाम का एक सीधा साधा हलवाई रहता था, जो गांव के ही एक कोने में अपनी दुकान चलाया करता था। जयप्रकाश को इस गांव में छोले भटूरे बेचते हुए पूरे 20 साल हो चुके थे। उसके हाथों में छोले भटूरे का एक अजीब सा जादू था, जिसे खाने के लिए लोग शहर से भी गांव में आया करते थे। जयप्रकाश की एक ही बेटी थी, जिसका नाम चंदा था। अब चंदा शादी के लायक हो गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत, समझदार और अपने पिताजी की लाडली थी। बाबूजी, आज मैंने आपके लिए घर पर ही छोले भटूरे बनाए हैं। जरा चक्कर बताइए तो सही, क्या ये आपकी दुकान जैसे बने हैं? अरे वाह मेरी बच्ची, तेरे हाथों के छोले भटूरे खाकर तो लगता है कि अब गांव वाले मेरी दुकान छोड़कर घर ही आ जाएंगे। सच में तूने तो बिल्कुल मेरे जैसा ही स्वाद ला दिया है। बचपन से ही चंदा ने अपने पिता की दुकान पर छोले भटूरे बनते हुए देखे थे, इसलिए उसे भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते थे। जब वो कभी घर पर छोले भटूरे बनाती तो हर कोई उसके छोले भटूरों की बहुत तारीफ करता था। जयप्रकाश नहीं चाहता था कि उसकी बेटी दुकान पर जाकर छोले भटूरे बेचे, इसलिए वो घर पर ही कभी कभी उसके शौक के लिए उससे छोले भटूरे बनवा लिया करता था। चंदा बेटी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। शरीर टूट रहा है। गांव के डॉक्टर से मेरे लिए दवाई लेकर आ जा। मुझे लगता है कि आज तो मैं दुकान खोल भी नहीं पाऊंगा और ग्राहकों को भी वापस लौटना पड़ेगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और आराम कीजिए। मैं अभी जाकर गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आपके ग्राहकों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए छोले भटूरे बना दूंगी। तू तो जानती है मेरी बच्ची, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तू इस तरह दुकान पर खड़ी होकर छोले भटूरे बेचेगी। कोई बात नहीं, आज अगर ग्राहक वापस लौट जाते हैं तो जाए, लेकिन तुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, बोला ना फिक्र मत कीजिए। अभी आपको सिर्फ आराम करने की जरूरत है। और आप तो जानते हैं कि आज जमींदार के घर से भी छोले भटूरे की प्लेट्स का ऑर्डर आया है। फिर आज हम दुकान कैसे न खोलें? आज जमींदार की बेटी रितु का रोका है। जयप्रकाश को जैसे ये बात याद आती है कि आज जमींदार की बेटी रितु का रोका है, तो मजबूरन उसे चंदा को दुकान खोलने के लिए भेजना पड़ता है। चंदा पहले घर की सफाई करती है, फिर अपने पिताजी को दवाई देती है और खुद सही तरीके से दुकान की सफाई करके छोले भटूरे बनाने लगती है। उसने अपने पिताजी के स्टाइल में ही छोले भटूरे बनाए थे, जिनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। अब धीरे धीरे चंदा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। चंदा बहुत ही फुर्ती से अकेले ही दुगनी मेहनत करके छोले भटूरे बना रही थी और सब लोगों को खिला रही थी। ये लीजिए काका, आपकी एक प्लेट छोले भटूरे। जैसा आपने बोला था, मैंने भटूरे बिल्कुल करारे बनाए हैं। अरे वाह चंदा बेटी, आज तो छोले भटूरे का स्वाद रोज से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच में ये सब्जी बहुत ही तीखी और चटपटी है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैं तो आज एक भटूरा और खाकर जाऊंगा। नेकी और पूछ पूछ, आप एक छोले भटूरे वाली से उसका काम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? जितना मन हो उतना खाइए। सच में चंदा, भटूरे बहुत अच्छे बने हैं। इन्हें तोड़ते ही ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आ गया हो। आहा, मुंह में जाते ही घुल रहे हैं। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। वैसे तो ठंडे भटूरे चबाने में परेशानी होती है, लेकिन जब तेरे हाथों के भटूरे ठंडे हो रहे हैं तब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चंदा ग्राहकों की तारीफ सुनकर और भी खुश हो जाती है और दुगनी रफ्तार से काम करने लगती है। शाम तक उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। ऊपर से थोड़ा बारिश का मौसम भी था। जब वो घर आई तो उसकी जेब पैसों से भरी हुई थी। उसने सारे पैसे अपने पिताजी के आगे रख दिए। जयप्रकाश ने कहा, मेरी बच्ची कितनी समझदार हो गई है तू। आज तो तूने मेरी दुकान और ये सब अकेला संभाला है। जमींदार ने छोले भटूरे ले लिए ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुझे? बस मुझे एक ही बात की चिंता सताती है कि तुझे कोई परेशानी ना हो, और साथ ही जब तू शादी करके ससुराल चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे रहूंगा? बाबूजी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जमींदार जी ने भी अपने नौकर रामू के हाथों छोले भटूरे मंगवा लिए थे। आपकी इज्जत और दुकान को कुछ नहीं होगा। रही आपको अकेले छोड़ने की बात, तो ये हो ही नहीं सकता। मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी, तब भी आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बेटी को तो एक दिन पराया होना ही होता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है। शादी के बाद तेरा अपना घर होगा, तेरा अपना परिवार होगा, तब तू अपने इस गरीब पिता को भूल जाएगी।
कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चंदा की मौसी, जिसका नाम शीतल था, वो उनके घर आती है। शीतल मौसी देखती है कि चंदा घर का सारा काम कितनी फुर्ती से कर रही है, खाना बना रही है, घर को चमका कर रखती है। शीतल आते ही घर में चारपाई पर बैठ जाती है और अपने जीजा जयप्रकाश से कहती है, जीजा जी, चंदा तो अब सयानी हो गई है, घर का सारा काम भी उसने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब तो आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? शीतल, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हमें चंदा की शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो ज़रूर बताना। मुझे बस ऐसा घर चाहिए जहाँ मेरी बेटी खुश रहे। भले ही वो लोग ज़्यादा अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल अपने मन में एक बहुत ही जहरीली बात सोचती है। सालों पहले शीतल जयप्रकाश को बहुत पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन शीतल के घर वालों को जयप्रकाश के लिए शीतल की बड़ी बहन यानी रेणुका पसंद आ गई थी। उन्होंने जयप्रकाश की शादी चंदा की मां रेणुका से करवा दी। शीतल इस बात को कभी भी भूल नहीं पाई थी, इसलिए वो अपने ससुराल में बहुत दुखी रहती थी। वो अपनी बहन और जयप्रकाश से हमेशा मन ही मन जलती थी। जयप्रकाश, तुमने मेरी बहन से शादी करके मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, लेकिन अब देखना, मैं तुम्हारी इस लाडली चंदा की शादी ऐसे गरीब घर में करवाऊंगी कि वो जिंदगी भर पछताएगी। चंदा की माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन शीतल ने ठान लिया था कि वो अपना बदला चंदा से जरूर लेगी। वो सोचती है कि चंदा कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। कुछ दिनों बाद शीतल मौसी जानबूझकर एक बहुत ही गरीब परिवार का रिश्ता लेकर जयप्रकाश के घर पहुंच जाती है। लड़के का नाम सुनील था। सुनील अपनी मां अनीता के साथ चंदा को देखने आता है। सुनील का परिवार एक कच्ची झोपड़ी में रहता था और उनके पास कोई पक्की नौकरी भी नहीं थी। सुनील बस मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्चा चलाता था। देखिए जयप्रकाश जी, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन हमारा लड़का बहुत संस्कारी है। अपने लड़के की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हमारे पास कोई गाड़ी बंगला नहीं है, रहने को बहुत ही छोटी सी झोपड़ी है जिसमें हम माँ बेटे साथ में रहते हैं। लेकिन मेरा बेटा बहुत मेहनती है और इसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। हम आपकी बेटी को कोई भी दुख नहीं होने देंगे। बहन जी, मुझे पैसा वाला नहीं बल्कि एक अच्छा परिवार चाहिए जहाँ मेरी बेटी खुश रहे। उसे जो माँ का प्यार बचपन से अब तक नहीं मिल पाया, वो उसके ससुराल में मिले। चंदा बेटी, तू बता, मुझे तो सुनील पसंद है, क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? चंदा सुनील की सादगी और उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह जाती है। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है और शीतल मौसी मन ही मन बहुत खुश होती हैं कि उसने चंदा को एक टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया है। कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से चंदा और सुनील की शादी हो जाती है। बेटी, ये घर भले ही छोटा है, पर आज से यही तेरा अपना घर है। माँ जी, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। आप बस अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखिएगा। झोपड़ी की हालत वाकई बहुत खराब थी। दीवारों में दरारें थीं और छत से धूप आ रही थी, पर चंदा हिम्मत नहीं हारती और मन में सोचती है कि अब इसी घर को मेहनत से सजाना है। अगले दिन सुबह चंदा की पहली रसोई थी। वो बहुत प्यार से रसोई में हलवा और पूरी बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं बस अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। ठीक है बहू, तू आराम से जाकर कपड़े बदल कर आ जा, तब तक मैं ये खाना परोस देती हूँ। चंदा अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती है। तभी बाहर अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। झमाझम बारिश और हवा से चंदा घबरा जाती है। वो जल्दी से साड़ी पहनकर रसोई की तरफ भागती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झोपड़ी की छत रसोई के ठीक ऊपर से टूटी हुई थी और बारिश का गंदा पानी और कीचड़ सीधे कढ़ाई में गिर गया था। जो खाना चंदा ने पहली रसोई के लिए बनाया था वो पूरा बर्बाद हो गया था। ये देखकर चंदा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर मैं इतनी ज्यादा अशुभ क्यों हूँ? पैदा होते ही आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब जब पहली रसोई का खाना बनाया तो ये सारा खराब हो गया। ये अपशगुन मेरे हाथों क्यों हुआ? कैसी बहू आई है जिसने पहले ही दिन ये सब कर दिया? चंदा जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है।
उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सास अनीता दौड़कर रसोई में आती है। वो देखती है कि सारा खाना बारिश के पानी से खराब हो गया था, लेकिन अनीता बड़े ही प्यार से चंदा के कंधे पर हाथ रखती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, तू इसमें रो क्यों रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? तूने थोड़ी बारिश करवाई है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है और ये तो हमारी किस्मत का दोष है। अगर हमारी झोपड़ी पक्की होती तो कभी भी इस तरह से तेरा खाना खराब नहीं होता। बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तेरा खाना खराब हुआ। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर तू रोएगी तो हमारे घर की बरकत चली जाएगी। अपनी सास का इतना प्यार और साथ देखकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और उसे हिम्मत मिलती है। वो समझ जाती है कि घर भले ही कच्चा हो, लेकिन घर के लोगों का दिल बहुत पक्का और सोने जैसा है। कुछ दिनों के बाद शीतल मौसी चंदा के घर उससे मिलने के लिए आती है ताकि वो ताने मार सके। वो देखती है कि बारिश की वजह से झोपड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी और उसमें पानी भरा हुआ था। चंदा बेचारी बर्तनों से पानी बाहर निकाल रही थी। शीतल मौसी जानबूझकर उसे ताना देते हुए कहती है, हाय हाय चंदा, ये तेरा क्या हाल हो गया है? कैसी झोपड़ी में रह रही है तू? यहाँ तो सिर छिपाने की भी जगह नहीं है। हाय, अब क्या होगा तेरा? मैंने तो सोचा था कि ये लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गरीब निकले। अरे बेचारी, मुझे तो तुझे देखकर बहुत तरस आ रहा है। चंदा मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहती है, मौसी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। तकलीफें तो हर घर में होती हैं, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे हर मुश्किल को सहना और उससे लड़ना सिखाया है। मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही बहुत हिम्मत दी है। आप मेरे लिए फिक्र कर रही हैं, यही बहुत है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी मौसी। चंदा की ये बातें पीछे खड़ी उसकी सास अनीता सुन लेती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि उनके घर में इतनी समझदार बहू आई है। ये देखकर शीतल मौसी चिढ़ जाती है और जल भुनकर वहां से चली जाती है। चंदा बेटी, तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। घर में गरीबी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सुनील ने तय किया कि वो कुछ महीनों के लिए शहर जाकर काम करेगा ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो अपनी माँ और चंदा को अपने फैसले के बारे में बताता है। हम तो जानते हैं कि कितना बुरा हाल है हमारा। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ समय के बाद खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे एक दोस्त ने मुझे शहर में नौकरी बताई है। मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ। 3-4 महीने में वापस आ जाऊंगा। तुम लोग अपना ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जी, और आराम से अपने काम पर जाइए। वैसे भी आपकी माँ अब मेरी माँ है, इसलिए मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। चंदा की बात सुनकर सुनील राहत की सांस लेता है और शहर चला जाता है। अब घर में सिर्फ चंदा और उसकी सास अनीता ही बची थी। बहू, सावन आ गया है। पता नहीं हमारी झोपड़ी इस बार टिकेगी या नहीं। उसी रात भारी बारिश में झोपड़ी का एक हिस्सा ढह जाता है। चंदा और अनीता जैसे तैसे रात काटती हैं, पर चंदा समझ जाती है कि अब इस मुसीबत का पक्का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। माँ जी, ऐसे कब तक चलेगा? हर बारिश में हमारी झोपड़ी टूट जाती है। अगर हम ऐसे डर डर कर जिएंगे तो एक दिन ये छत हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। कल रात को अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? तो क्या करें बहू, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और सुनील शहर गया है। अभी तक उसने भी कोई पैसे नहीं भेजे। हमारे पास तो मरम्मत करवाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चंदा बहुत देर तक सोचती रही, फिर उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसके पिताजी जयप्रकाश ने उसे शादी में लगभग 25,000 रुपए के सोने के गहने दिए थे। चंदा ने बिना अपनी सास को बताए वो गहने चुपचाप जाकर एक सुनार के पास गिरवी रख दिए और वहां से पैसे लेकर आ गई। जब अनीता को चंदा ने घर आने के बाद ये बात बताई तो अनीता रोने लगी। ये तूने क्या किया बहू? अपने मायके की आखिरी निशानी, वो गहने भी तूने गिरवी रख दिए। सुनील को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं तेरे गहनों की रक्षा भी नहीं कर पाई। माँ जी, गहने तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन अगर हमारा घर ही नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? आप बस मेरा साथ दीजिए। मैंने सोचा है कि मैं इन पैसों से गांव के चौराहे पर एक छोले भटूरे का ठेला लगाऊंगी। मुझे बाबूजी के हाथ का स्वाद आता है। मुझे यकीन है हमारा ठेला जरूर चलेगा। चंदा ने उन पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा, एक बड़ा सा गैस चूल्हा, कढ़ाई और छोले भटूरे का सारा राशन लेकर आ गई।
अगले ही दिन से चंदा ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कोई भी ग्राहक नहीं आता था। गांव वाले एक नई नवेली बहू को ठेला लगाते देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। चंदा सुबह से शाम तक इंतजार करती, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन शीतल मौसी चंदा को धूप में ठेले पर खड़ा देखकर शीतल ने चंदा के पास आकर बोली, अरे चंदा, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? हलवाई की बेटी है तो अब क्या तू सड़क पर ठेला लगाएगी? मैंने तो सोचा था कि तू ससुराल में राज करेगी, लेकिन तू तो सड़क पर आ गई। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना उस दिन कि मैं हर हाल में रह सकती हूँ। देख लिया तेरा क्या हाल हो गया। चंदा ने मौसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने मन में ठान रखा था कि एक दिन उसका काम ही उसकी बात का जवाब देगा। उसने बस नजरें नीचे रख ली और अपना काम करती रही। उसे पता था कि समय जरूर बदलेगा। कुछ दिनों के बाद चंदा के ठेले के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने चंदा के ठेले के छोले भटूरे खाए और खाते ही तारीफ करने लगे। अरे बहन जी, ये क्या बना दिया आपने? कसम से इतना गजब का स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। भटूरे इतने मुलायम है और छोले भी बिल्कुल असली हलवाई वाला स्वाद है। ये तो हलवाई के छोले भटूरे से भी अच्छे हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही अनुभवी हलवाई के हाथ के बने छोले भटूरे खा रहा हूँ। एक प्लेट और दे दीजिए, एक प्लेट पैक भी कर देना। आज अपनी बीवी को भी यही खिलाऊंगा। उन आदमियों ने गांव में जाकर सबको बताया। धीरे धीरे चंदा के छोले भटूरे की तारीफ पूरे गांव में होने लगी और आसपास के इलाकों में भी फैल गई। अब चंदा के ठेले पर रोज ग्राहक आते और उसके छोले भटूरे की तारीफ करते। लोग लाइन लगाकर उसके छोले भटूरे खाते। अब उसकी सास अनीता भी छोले भटूरे के ठेले पर कभी कभी आकर उसकी मदद कर दिया करती थी। कुछ दिनों के बाद सुनील ने कुछ पैसे जोड़ लिए तो वो अपनी माँ और पत्नी के पास गांव वापस आया। जब वो घर पहुंचा तो घर पर सिर्फ अनीता थी। चंदा ठेले पर गई हुई थी। माँ, चंदा कहाँ है? और घर में गैस चूल्हा और राशन के बोरे कहाँ से आए? ये सब सामान क्यों रखा हुआ है? बेटा, तेरी गैर हाजिरी में इस घर को तेरी पत्नी ने ही संभाला है। जब बारिश में हमारी झोपड़ी टूट गई तो चंदा ने अपने मायके से मिले गहने गिरवी रख दिए और छोले भटूरे का ठेला शुरू किया। आज पूरे गांव में उसके ठेले की चर्चा है। वो बेचारी सुबह से शाम तक मेहनत करती है। क्या मेरी चंदा ने मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ झेला? अब मैं आ गया हूं ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी की इस मेहनत के बारे में सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से पूछा कि चंदा ने किस सुनार के पास गहने गिरवी रखे हैं। उसने शहर से लाए पैसे और चंदा की दुकान की कमाई मिलाकर सीधे सुनार की दुकान का रुख किया और चंदा को बिना बताए सारे गहने छुड़ा लिए। तभी जोरों की बारिश होने लगी। उसने जेवर अपनी जेब में छुपा लिए और मुंह पर गमछा बांध लिया ताकि चंदा उसे पहचान न सके। वो एक आम ग्राहक की तरह ठेले पर पहुंचा। एक प्लेट छोले भटूरे देना, मैं भी तो जरा चक्कर देखूं कि क्या जादू है आपके हाथों में। अभी देती हो भाई साहब। चंदा ने सुनील को एक प्लेट छोले भटूरे पकड़ा दिए। सुनील ने जैसे ही छोले भटूरे का एक निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्वाद इतना बढ़िया था कि सुनील हैरान रह गया। सुनील ने अपने चेहरे से गमछा हटाया और मुस्कुराते हुए चंदा की तरफ देखा। चंदा, सच में तुम्हारे हाथों में तो हलवाई से भी अच्छे छोले भटूरे बनाने का जादू है। अरे आप आप आ गए, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो आ गया ना चंदा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने मेरे परिवार के लिए इतनी कीमती चीज गिरवी रख दी जो तुम्हारे पिताजी की निशानी थी। आज से तुम अकेले ठेला नहीं चलाओगे, हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। सुनील ने जेब से गहने निकालकर चंदा को वापस दे दिए। अब दोनों मिलकर ठेला चलाने लगे। सुनील ग्राहकों को संभालता और चंदा छोले भटूरे बनाती। उनका काम तेजी से चलने लगा। एक दिन भारी बारिश होने पर सुनील त्रिपाल ले आया और दोनों ने मिलकर उसे पेड़ों से बांध दिया, जिससे ग्राहक आराम से छोले भटूरे खाने लगे। अरे भैया, इस बारिश में आपकी गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का तो मजा ही अलग है, और इस त्रिपाल के जुगाड़ से हम भीग भी नहीं रहे हैं। चंदा और सुनील भीगते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ महीनों में पैसे जमा करके उन्होंने गांव में किराए की एक दुकान ले ली, जिसका नाम रखा हलवाई जैसे छोले भटूरे। उद्घाटन पर आई शीतल मौसी चंदा की ये सफलता देखकर दंग रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे चंदा बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू बहुत अच्छी है। मैंने तो सिर्फ जलन और नफरत में आकर ये सब किया था।
मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। तेरे लिए तो शहर के बहुत अमीर और अच्छे घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तेरी शादी इस गरीब घर में करवाई ताकि तू झोपड़ी की जिंदगी में घिसटती रहे। मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तेरे पिताजी से प्यार करती थी, लेकिन उनकी शादी मेरी बहन से हो गई। इस जलन ने मुझे अंधा कर दिया। फिर जब मैं अपने ससुराल में दुखी रहती थी तो रोज तुमसे बदला लेने के बारे में सोचती थी। बस इसी नफरत की वजह से ये सब हुआ। मैं बहुत बुरी मौसी हूँ। मौसी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आपने जो भी किया शायद उसी वजह से मुझे सुनील जी जैसे अच्छे जीवन साथी मिले हैं। अब तो हम पिताजी को भी अपने घर ही लाने वाले हैं। सुनील जी ने मुझे आज सुबह ही ये बात बताई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी किस्मत में ये सब हुआ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। पुरानी बातें भूल जाइए और मेरे हाथ के छोले भटूरे खाइए। चंदा का इतना बड़ा दिल देखकर शीतल को यकीन नहीं हो रहा था कि चंदा ने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। शीतल ने अपने आंसू पोंछे और चंदा के हाथ के छोले भटूरे खाकर देखे। चंदा के पिताजी भी अब अपनी बेटी के पास ही आकर रहने लगे। चंदा को अब जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हुई और वो ऐसे ही हलवाई जैसे छोले भटूरे बनाकर सबको खुश रखती रही।